Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to start a new chapter, direct and inverse variations, including time and work, exercise 10A. Before starting this exercise, हम ये जानते हैं कि डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस क्या है। डायरेक्ट वेरिएशंस का मतलब है कि कोई दो क्वांटिटी है, उसमें अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। लेट एक क्वांटिटी है x और दूसरा क्वांटिटी है y। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा है मार्केट से, लेट उसका प्राइस है 5 रुपीज और हमने नंबर ऑफ आइटम्स खरीदे हैं 2। उसका अगर 2 प्रोडक्ट्स का प्राइस 5 रुपीज है तो यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जितने हम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्राइस होगा। अगर हमने 4 प्रोडक्ट्स खरीदे हैं फर्दर उसका प्राइस भी इंक्रीज होगा। हमने 6 प्रोडक्ट्स खरीदे हैं तो उसका प्राइस भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब है एक क्वांटिटी के अकॉर्डिंग दूसरा क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रहा है। अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं तो उसके प्राइस भी तो बढ़ते जा रहे हैं। तो डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब है कि इन दोनों के बीच का रेशियो, लेट ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, सिमिलरली ये y1 है, y2 है, y3 है। तो x1 y1 इक्वल टू x1 by y1 इक्वल टू x2 by y2 इक्वल टू x3 by y3 एंड सो ऑन शुड बी अ कांस्टेंट वैल्यू। मीन्स ये जो रेशियोज हर बार आएंगे वो कांस्टेंट होने चाहिए। और इनवर्स वेरिएशन का मतलब है, लेट दो क्वांटिटीज है जैसे कि x एंड y, तो उसके वैल्यूज में क्या डिफरेंस आना चाहिए कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ रहा है तो दूसरा क्वांटिटी घटेगा। लेट हमने एक एग्जांपल लिया कि x में हमने एक एम्प्लॉय को लिया है जो कि कितने डेज में किसी वर्क को 2 डेज में फिनिश कर सकता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एम्प्लॉय जितने हैं उसके अकॉर्डिंग डेज है। अगर यहीं पर एक एम्प्लॉय की जगह अगर हम 15 एम्प्लॉयज को रखते तो वो किसी वर्क को, लेट कोई वर्क है 1 वर्क है, किसी एक वर्क को एक एम्प्लॉय अगर 2 डेज में फिनिश करता है तो ऑफ कोर्स अगर उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयज लगे होंगे उसी एक वर्क को करने के लिए तो वो कम डेज में फिनिश करेंगे। लेट इसे हम लेते हैं कि वो हाफ डेज में फिनिश करते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ इनवर्स वेरिएशन है। इसका मतलब क्या है, जो x1 y1 के वैल्यूज हैं वो क्या है, प्रोडक्ट इनके कांस्टेंट रहने चाहिए जो कि x1 y1 x2 y2 एंड सो ऑन होंगे। उनका जो वैल्यू है वो फिक्स्ड रहेगा। इनवर्स वेरिएशन में इनका प्रोडक्ट फिक्स होना चाहिए, डायरेक्ट वेरिएशन में इनके रेशियो फिक्स होने चाहिए। अब ये जो मैंने बताया कि डायरेक्ट वेरिएशन में रेशियो फिक्स रहना चाहिए, इनवर्स वेरिएशन में उनका प्रोडक्ट फिक्स रहना चाहिए, इसे हम क्वेश्चंस में देखते हैं कि यहाँ हम कैसे अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस टाइप। फर्स्ट बिट, द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द टेबल आर। यहाँ पर ए और बी के वैल्यूज हमें निकालना है टेबल से। तो इसके वैल्यूज क्या होंगे इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। एक्स के वैल्यूज दिए गए हैं 3, 5, B8। वाई के वैल्यूज दिए गए हैं 18, 8, 90, 48। तो मैंने क्या बोला, अगर डायरेक्ट वेरिएशन का केस है तो इनके रेशियोज हर बार इक्वल होने चाहिए। यहाँ हम क्या लिखेंगे, ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है तो हमारे पास x बाई वाई इक्वल टू, रेशियो में हमें फॉर्म चाहिए तो x बाई वाई कितना है 3/18, 5/a, b/90 एंड 8/48। अगर डायरेक्ट वेरिएशन का केस है तो हर बार ये रेशियोज इक्वल होने चाहिए, इसलिए मैंने इक्वल का साइन लगाया है। दैट इम्प्लाइज x बाई वाई इक्वल्स 3/18 को हम क्या लिख सकते हैं 1/6, जो कि 5/a से इक्वल है, b/90 से इक्वल है, अगेन 8/48 मीन्स 1/6। अब हमारे पास x बाई वाई के वैल्यूज ये चारों आ गए हैं। तो अगर हम इंडिविजुअली इनको अलग कर दे और इन दोनों को अलग कर दे तो हमें a और b के वैल्यूज मिल जाएंगे। तो 1/6 इक्वल्स 5/a एंड b/90 इक्वल्स 1/6। दैट इम्प्लाइज a इक्वल्स 5 into 6, दैट इज a का वैल्यू आ गया 30 एंड b equals 90/6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। दैट इम्प्लाइज b का वैल्यू 15 आ गया। तो डायरेक्ट वेरिएशन में मैंने क्या बोला था कि रेशियो सेम होने चाहिए, हर बार रेशियो सेम आते हैं। तो यहाँ पर 1/6 इक्वल टू 5/a मैंने किया, b/90 इक्वल टू 1/6 किया, तो इससे हमें अननोन वैल्यूज मिल गए। तो a का वैल्यू 30 एंड b का वैल्यू 15, दैट इज ऑप्शन b। नाउ सेकंड बिट इज, in 5 hours, a machine makes 45 screws.
5 आवर्स में एक मशीन 45 स्क्रूज बनाता है। इन 12 आवर्स द सेम मशीन विल मेक, कितना बनाएगा 12 आवर्स में वही मशीन। ये तो एक जनरल सेंस है कि 5 आवर्स में अगर 45 स्क्रूज बनता है तो 12 आवर्स में ऑफकोर्स ज़्यादा स्क्रूज बनेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ स्क्रूज भी बढ़ेंगे। यहाँ पर हम एरो मेथड का यूज़ करेंगे। इससे प्रीवियस में हमने एक टेबुलर मेथड यूज़ किया, अब हम एरो मेथड यूज़ करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट वेरिएशंस, इनडायरेक्ट वेरिएशंस के केस में हम किसी भी मेथड से यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो एरो मेथड हो या टेबुलर फॉर्म वाला हो। यहाँ हमें क्या गिवन है, टाइम गिवन है इन आवर्स, और क्या दिया गया है, नंबर ऑफ स्क्रूज। टाइम कितना है 5 आवर्स, 5 आवर्स में कितने स्क्रूज बनते हैं 45। फिर बोला गया है अगर टाइम पीरियड 12 आवर्स का है तो कितने स्क्रूज बनेंगे, लेट नंबर ऑफ स्क्रूज को मैंने एक्स ले लिया। अब यहाँ एरो मेथड में करना कैसे है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, टाइम पीरियड 5 से 12 हुआ है, टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ है, तो मैंने एरो को ऐसा बना दिया, इंक्रीज का फॉर्म बना दिया। इंक्रीज हुआ है तो मैंने बढ़ने वाला साइन दिया। यहाँ पर एरोस के लिए हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, आइदर हम ऊपर की ओर एरो करें या नीचे की ओर एरो करें, बस इसके अकॉर्डिंग इसके बगल वाला एरो भी होना चाहिए। अगर यहाँ पर टाइम पीरियड मैंने इंक्रीज के लिए ऊपर की ओर दिखाया है, अगर 5 से 12 इंक्रीज हुआ है तो ऑफकोर्स नंबर ऑफ स्क्रूज भी तो इंक्रीज होंगे, तो यहाँ भी एरो अपवर्ड होगा। जब एरो दोनों सेम डायरेक्शंस में हो तब हमें क्या करना है, इनका रेशियो बोला गया, तो एक साइड का रेशियो क्या है 5/12 इक्वल टू 45/x। जब डायरेक्ट वेरिएशन का केस हो हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट का रेशियो इक्वल टू सेकेंड पार्ट का रेशियो कर देना है। दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 45 इंटू 12/5, 5 9 जा 45 विच इज इक्वल टू 108। मीन्स 5 आवर्स में अगर 45 स्क्रूज बनते हैं तो 12 आवर्स में 108 स्क्रूज बनेंगे, दैट इज ऑप्शन डी। एरो मेथड में क्या करना है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले मैंने टाइम लिखा इन आवर्स, एक कॉलम मैंने टाइम का बना लिया और एक मैंने नंबर ऑफ स्क्रूज का कॉलम बना लिया। दिया गया था 5 आवर्स में 45 स्क्रूज, मैंने यहाँ 5 और 45 लिखा। पूछा गया था 12 आवर्स में कितने स्क्रूज, तो मैंने 12 और x लिया। देन बोला गया है 5 से 12 टाइम अगर इंक्रीज हुआ है तो मैंने एरो अपवर्ड की ओर लिया है, आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी ले सकते हो, मैंने इंक्रीज के लिए ऊपर की ओर दिखाया है। अगर टाइम इंक्रीज हुआ है तो ऑफकोर्स स्क्रूज भी तो इंक्रीज होंगे, तो 5 आवर्स में 45 स्क्रूज, 12 आवर्स में कितने स्क्रूज, तो हमें क्या करना है, एक साइड के कॉलम का रेशियो इक्वल टू दूसरे साइड के कॉलम का रेशियो, बिल्कुल सीधा सीधा रखना है। 5 के सामने 45, 12 के सामने x, तो हमें मिल गया नंबर ऑफ स्क्रूज दैट इज 108। नाउ थर्ड बिट इज इफ द कॉस्ट ऑफ 9 पेंस इज ₹369, अगर 9 पेंस का कॉस्ट ₹369 है, द कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेंस ऑफ सेम मेक विल बी, तो 1 डजन पेंस का कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या दिया गया है, पेंस और कॉस्ट, तो एक साइड में मैं नंबर ऑफ पेंस लिखती हूँ और दूसरे साइड में मैं कॉस्ट ऑफ पेंस लिखती हूँ। एरो मेथड का मैंने यूज करना है, तो यहाँ नंबर ऑफ पेंस फर्स्ट केस में कितना है 9, जिसका प्राइस है 369। नेक्स्ट केस में क्या बोला गया, 1 डजन पेंस मीन्स 12, यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, तो मैंने अपवर्ड एरो दिखा दिया, तो 12 पेंस का कॉस्ट क्या होगा, 12 पेंस के कॉस्ट को मैंने x लिया। अगर 9 पेंस से 12 पेंस हुआ है, अगर नंबर ऑफ पेंस इंक्रीज हुए हैं तो यहाँ कॉस्ट ऑफ पेंस भी तो इंक्रीज होगा, ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, तो मैंने यहाँ भी एरो ऊपर की ओर लगा दिया। अब क्या करना है, मैंने क्या बोला था, सामने वाले के वैल्यूज बिल्कुल सीधे सीधे होने चाहिए, मीन्स एक साइड में अगर रेशियो 9/12 रखेंगे तो दूसरे कॉलम का भी रेशियो रखना है सिमिलरली 369/x, बिल्कुल सीधा 9 के सामने 369 रहना चाहिए जो कि यहाँ है, और 12 के सामने x। डायरेक्ट वेरिएशंस में हमें वैल्यूज बिल्कुल सीधे सीधे रखने हैं, इक्वल टू के दोनों साइड। नाउ 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 41 into 12 which is equal to rupees 12 1 are 12, 12 4 are 48 and 1 492, that is option D. Now bit 4, if y varies directly to x and y equals 80 when x equals 400, अगर x और y का वेरिएशन डायरेक्ट है और y का वैल्यू 80 है जब x 400 है, then value of y when x is 25। यहाँ पर हमें x और y के बीच का कंडीशन दिया हुआ है, क्या गिवन है, दो कॉलम्स बनेंगे y एंड x,
y दिया गया है 80 जब x है 400। अगेन y का वैल्यू पूछा गया, लेट इसे x मान लेते हैं और x है 25। यहाँ क्या हो रहा है, वैल्यूज हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, 400 से 25 हुआ है मीन्स डिक्रीज हुआ है। तो ये जो y का वैल्यू है ये भी तो डिक्रीज होगा, तो मैंने एरो डाउनवर्ड लगाया। मैंने क्या बोला, इधर का रेशियो इक्वल टू इस साइड का रेशियो होना चाहिए और ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल सामने सामने होने चाहिए। दैट इज 80/x इक्वल टू 400/25। 0 0, 8 5s are 40, 5 5s are 25, that implies x equals 5। ऑप्शन ए। अब हमें यहाँ x के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने यहाँ x ले लिया, लेट आप इसको चेंज कर लो क्योंकि अगर आप यहाँ x रखोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। लेट मैं इसे z ले लेती हूँ, तो ये वैल्यू z, ये भी z हो गया, तो z का वैल्यू 5, क्योंकि अगर मैं यहाँ x लूंगी तो ये भी x वाला ही कॉलम है, इसके साथ आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैंने यहाँ वेरिएबल चेंज कर दिया, तो z का वैल्यू 5, दैट इज ऑप्शन ए। नाउ बिट 5, ए मैन वर्किंग 48 आवर्स पर वीक अर्न्स ₹2400। एक मैन एक वीक में 48 आवर्स वर्क करता है जिससे उसे 2400 अर्न होता है। इफ ही वर्क्स फॉर 36 आवर्स पर वीक, अगर वो एक वीक में 36 आवर्स वर्क करेगा तो वो कितना अर्न करेगा। ये तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, अगर वो ज़्यादा टाइम काम करेगा तो उसे ज़्यादा अर्न होगा, अगर वो कम टाइम काम करेगा तो उसे कम अर्न होगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, पहले वर्किंग आवर्स एंड अर्निंग, ये दो कॉलम बनेंगे। जब उसके वर्किंग आवर्स 48 थे, उसका अर्निंग कितना था 2400, और जब उसके वर्किंग आवर्स 36 हुए तो अर्निंग कितना होगा, लेट उसे x मान लेते हैं। अगर वर्किंग आवर्स डिक्रीज हुए हैं तब कोर्स अर्निंग भी तो डिक्रीज होगा, तो इसमें क्या लिखेंगे, 48/36 इज इक्वल टू 2400/x, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 2400 into 36 by 48, 12 4s are 48, 12 3s are 36, 4 6 are 24, 0 0, which is equal to 1800. Which option? Option C. Now question number 2. In which of the following tables x and y vary directly? यहाँ पर हमें 3 टेबल्स प्रोवाइड किए गए हैं, बोला गया है इसमें से कौन से टेबल में x और y डायरेक्टली वेरी करते हैं, और डायरेक्ट वेरिएशन का केस क्या है, x और y के रेशियो कांस्टेंट आना चाहिए हर कंडीशन में। लेट ये x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, ये y1 y2 y3 y4 मीन्स x1/y1 शुड बी इक्वल टू x2/y2, x3/y3 एंड x4/y4। ये सारी वैल्यूज इक्वल होंगे तभी ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस होगा, मीन्स इनके रेशियो इक्वल आने चाहिए। तो x/y कितना है, 3/4.5 विच इज इक्वल टू 5/7.5 which is equal to 8/12 which is equal to 11/16.5। अब ये इक्वल है कि नहीं, मैंने तो यहाँ लिख दिया कि इक्वल है, अब हमें ये चेक करना पड़ेगा whether they are equal or not। 3 के साथ 1.5 करेंगे तो 4.5, that is 1/1.5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, अगेन 1/1.5, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और इसे रिड्यूस करेंगे तो भी 1/1.5, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55। यहाँ हमने देखा कि सारे वैल्यूज 1/1.5 ही आ रहे हैं, सभी के रेशियोज 1/1.5 है, मींस ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। अगर एक भी वैल्यू डिफरेंट होता तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस नहीं होता। लेट्स सी इन दोनों में भी क्या डायरेक्ट वेरिएशन पॉसिबल होगा। x/y इक्वल्स 16/32 इक्वल होना चाहिए, तो पहले हम इक्वल का साइन लगा रहे हैं, 40/80 इक्वल टू 56/84, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 31 जा 30, 32 जा 60, 41 जा 40, 42 जा 80। यहाँ तक तो 1/2 रेशियो सब में आ रहा है। अब यहाँ क्या करेंगे, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0.25 जा 10। तो यहाँ हमें क्या दिखा कि फर्स्ट जो 3 रेशियोज थे वो तो इक्वल है, लेकिन ये जो लास्ट वाला है ये नॉट इक्वल हो गया, क्योंकि ये तो 1/1.5 आया और बाकी सभी 1/2 थे, मीन्स ये वाला सेकंड ऑप्शन डायरेक्ट वेरिएशन का केस नहीं है। नाउ थर्ड बिट इज x/y इक्वल्स 27/81 should be equal to 45/180 equal to 54/216
इक्वल टू 75/225। इन सभी के रेशियोज इक्वल आने चाहिए तो ये डायरेक्ट वेरिएशन होगा। 27 3s that is 1/3, 5 9s 45, 5 3s 15, 5 6s 30, 9 4s 36, 1/4। ये तो नॉट इक्वल हो गया, मीन्स ये वाला डायरेक्ट वेरिएशन का केस नहीं है। आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर एक भी रेशियो नॉट इक्वल है तो वो डायरेक्ट वेरिएशन नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन में ऑप्शन 1 था आंसर, जो कि डायरेक्टली वेरी कर रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ x एंड y वेरी डायरेक्टली फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। बोल दिया गया है अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है तो x, y, z के वैल्यूज क्या होंगे। सिंस x एंड y वेरी डायरेक्टली, क्योंकि एक्स वाई वेरी डायरेक्ट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे पास कंडीशंस क्या है, एक्स बाई वाई शुड बी इक्वल टू 3/36। ये सभी रेशियोज इक्वल होने चाहिए, विच इज इक्वल टू x बाई 60 इक्वल टू y बाई 96 इक्वल टू 10/z। सो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 3/36 इज इक्वल टू x बाई 60। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 5 जा 60। तो हमारे पास x का वैल्यू कितना आ गया, x हमें 5 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस 3/36 के साथ ये सेकंड वाला पार्ट इक्वल करेंगे, दैट इज 3/36 इक्वल टू y बाई 96। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 8 जा 96, y इक्वल टू हमें 8 मिल गया। अगेन क्या करना है, इस पार्ट के साथ ये थर्ड वाला इक्वल करना है, एंड 3/36 इक्वल टू 10/z। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, that implies z equals 12। अपोजिट साइड जाएगा तो 12 into 10 that is 120। तो हमारे तीन वैल्यूज क्या क्या आ गए, 5, 8 and 120। Now question number 4, a truck consumes 28 liter of diesel for moving through a distance of 448 किलोमीटर। एक ट्रक को 448 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 28 लीटर ऑफ डीजल लगता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 64 लीटर ऑफ डीजल। तो 64 लीटर डीजल में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। लेट x डिस्टेंस कैन बी कवर्ड इन 64 लीटर ऑफ पेट्रोल। हमने अज्यूम किया कि 64 लीटर ऑफ पेट्रोल में वो ट्रक x डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब हमारे कॉलम्स क्या होने चाहिए, पेट्रोल इन लीटर्स, ये डीजल है, डीजल या पेट्रोल आप कुछ भी लिख सकते हो, डीजल और पेट्रोल। और हमारे पास क्या है, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। ये हमारे दो कॉलम आ गए। अब क्या गिवन है, जब 28 लीटर ऑफ डीजल है तो वो कितना डिस्टेंस जा रहा है, 448। नेक्स्ट बोला गया है अगर 64 लीटर ऑफ डीजल हो तो वो कितना डिस्टेंस जाएगा, जैसे हमने एक्स माना है। अगर हमारा पेट्रोल इंक्रीज हो रहा है तो ऑफकोर्स डिस्टेंस भी तो इंक्रीज हो रहा होगा। अगर 28 में वो 448 जाता है तो 64 में और ज्यादा डिस्टेंस जाएगा। दैट इम्प्लाइज 28/64 is equal to 448/x। 7 4s are 28, 7 6s are 42, 7 4s are 28, 4 16s are 60। That implies x equals कितना हो जाएगा, 16 into 64। तो ये कितना आ जाएगा, 16 into 64 अगर हम करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1024 किलोमीटर। मीन्स अगर वो 28 लीटर्स में 448 किलोमीटर गया तो वो 64 लीटर में कितना जाएगा, 1024 किलोमीटर। तुम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक इन 64 लीटर ऑफ डीजल is 1024 kilometer. Question number 5. For 100 kilometer, a taxi charges rupees 1800. 100 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए एक टैक्सी 1800 का चार्ज करता है। How much will it charge for a journey of 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर के लिए वो कितना चार्ज करेगा। देखकर ही पता चल रहा है कि डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। अगर 100 किलोमीटर के लिए चार्जेस 1800 है तो 120 के लिए ऑफकोर्स ज्यादा होंगे। लेट charges be rupees x for a journey of 120 किलोमीटर।
अब हम दो कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट डिस्टेंस का जो कि इन किलोमीटर्स है, नेक्स्ट चार्जेस का जो कि इन रुपीज है। फर्स्ट क्या गिवन है, 100 किलोमीटर में वो 1800 का चार्ज करता है और जब 120 किलोमीटर होगा तो x का चार्ज करेगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है तो हमारे चार्जेस भी तो इंक्रीज होंगे। दैट इम्प्लाइज 100 बाई 120 इज इक्वल टू 1800 बाई x। 0 0 0 0 रिड्यूस हुआ। दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स 120 इंटू 18 विच इज इक्वल टू रुपीज 2160। मीन्स 120 किलोमीटर के लिए वो रुपीज 2160 का चार्ज करेगा। Therefore, the taxi will charge rupees 2160 for a journey of 120 kilometer. And that's all for this video.